नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान की बातें पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल के क्लास में हमने नर जनन तंत्र की बात की थी। तो आज हम मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। देखो, ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। ये तो क्या है, अंडाशय है। ये क्या है, अंडाशय है। और ये अंडाशय से आगे क्या होगा, ये अंडाशय से आगे भाग है, जो ये भाग है ना, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। इसको ही क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब और अंडवाहिनी एक ही है, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं, डिम्ब वाहिनी। ये सारे एक ही चीज़ है। डिम्ब वाहिनी के आगे ये जाके कहाँ खुलेगी, गर्भाशय में खुलेगी। और गर्भाशय का जो ये ऊपर का भाग है ना, ये तो है फंडस। और ये साइड का भाग होता है ना, ये भाग है बॉडी भाग। और ये क्या है, गर्भाशय का मुख्य भाग। बच्चा 9 माह इसी में रहेगा। ठीक है। जो गर्भाशय का अंतिम भाग है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गर्भाशय गिरवा, सर्विक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गर्भाशय गिरवा। ठीक है। इसके अलावा जो अंतिम भाग है ना, ये क्या है, योनि। इसके अलावा होता क्या है, अंडाणु है ना, ये अंडाशय। इससे क्या, मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होगा, एक अंडा परिपक्व होगा, जो कहाँ आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। और गर्भाशय गिरवाशय क्या होगा, शुक्राणु का अवशोषण होगा, और जो कहाँ जा ले जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। ठीक है। और उसके 5 से 7 दिन के अंदर बच्चा कहाँ से गर्भ में आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। उसके बाद वो परिपक्व होता रहेगा। ठीक है। ये इतनी बातें करनी है, तो इनकी एक एक पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय। मादा में भी आपको पूछ लेना कि प्रथम या मुख्य जनन अंग कौन है, प्राथमिक या मुख्य जनन अंग कौन है, तो अंडाशय है। ठीक है। नर में कौन था, वर्षण था। अंडाशय की स्थिति कहाँ होती है, उदर गुहा के अंदर ही स्थित होता है। जबकि मनुष्य में वर्षण कहाँ होता है, उदर गुहा के नीचे लटकी हुई संरचना होती है, जिसको वर्षण कोष बोलते हैं, उसमें स्थित होता है। जबकि अंडाशय स्थित कहाँ होता है, वह उदर गुहा में ही स्थित होता है। अंडाशय भी कितने होते हैं, एक जोड़ी या बोल लो, या इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2। इनका रंग कैसा होता है, बादामी। ठीक है। इसके अलावा अंडाशय में क्या होगा, एक तो अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। इसके अलावा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से, एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, एक हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन तो क्या करता है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे स्तन का विकास होना, आवाज का पतली होना। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये गर्भ धारण करने में सहायक हार्मोन है। इनकी हार्मोनों की बात हमने पीछे कर ली थी। ये स्रावित कहाँ से होते हैं, अंडाशय से ही स्रावित होते हैं। फिर हम बात करते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना की। अंदर से कैसे दिखाई देता है, अंडे का निर्माण कैसे होता है, और बाहर कैसे आता है, इसकी बात हम करेंगे। तो अगर अंडाशय की अनुप्रस्थ काटी जाए ना, तो उसके 2 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग का नाम है कोर्टेक्स, एक भाग का नाम क्या है, मेडुला। और इन दोनों भागों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। कोर्टेक्स और मेडुला भाग को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी संरचना है अंडाशय की आंतरिक। देखो, ये क्या होता है, कोई अगर महिला अपनी माता के गर्भ में है, तो उसमें सब उसी अवस्था में क्या बन जाती हैं, पुट्टक कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। ये महिला के गर्भावस्था में ही पुट्टक कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। जबकि नर में अगर शुक्राणु का निर्माण होता है ना, तो वो किशोरावस्था से ही शुरू होता है। जबकि महिला में पुट्टक कोशिकाओं का निर्माण कब होता है, जब वो गर्भावस्था में है ना, तभी क्या बन जाती हैं, पुट्टक कोशिकाएं बन जाती हैं। पुट्टक कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, उगोनिया। इनकी संख्या फिक्स होती है, लगभग 500 के लगभग होगी, है ना। ये होती कैसे है, देखो, हर महीने क्या होगा, मासिक चक्कर आता है, तो उसमें से हर महीने क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होने के लिए एक उगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेगी। और बाकी उगोनिया है ना, ये पुट्टक कोशिकाएं इसके बाहर क्या कर लेंगी, बाहर आवरण बना लेंगी। ये बाहर आवरण बना लेंगी, इसके अंदर एक क्या पाया जाएगा, पारदर्शी आवरण पाया जाएगा। ये पारदर्शी आवरण क्या कहलाता है, जोना पेल्यूसिडा कहलाता है। ठीक है। फिर क्या होगा, ये बाहर जो पुट्टक कोशिकाएं थी ना, ये क्या करेंगी,
अपने कोशिकाओं में वृद्धि करेंगी और बाहर ज़्यादा आवरण बनाने का काम करेंगी। इसको क्या बोलते हैं, ये कई आवरणों में विभाजित हो जाती हैं, इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा कोशिका। ये संरचना क्या कहलाती है, ग्रेनुलोसा कोशिका कहलाती है। फिर क्या होगा, फिर होगा इसमें एक द्रव भरा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ है ना, ये द्रव है, ये द्रव क्या कहलाता है, एंट्रम कहलाता है, जो इन कोशिकाओं के मध्य भरा जाएगा। और ये संरचना क्या कहलाती है, ग्राफिन पुट्टिका। ये बाहर जो संरचना बनी है ना, ये क्या कहलाती है, प्राथमिक ग्राफिन पुट्टिका कहलाती है। और ये पूरी संरचना को क्या बोलते हैं, प्राथमिक ओसाइट बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, प्राथमिक अंड कोशिका भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो अंदर आवरण है ना, वो हट जाता है और क्या होगा, द्वितीयक ओसाइट बनाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक अंड कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है। ये फिर क्या करेगा, ये आवरण टूट जाएगा और अंडा से बाहर आ जाएगा। कब आएगा, मासिक चक्र के लगभग 14 से 16 दिन के मध्य बाहर आता है। और जो ये बाहर की उगोनियाँ थी ना, ये एक जगह जमा हो जाएंगी पीले रंग के रूप में। इनको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इससे किसका स्रावित होगा, कार्पस ल्यूटियम से तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या काम करती हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करेंगी। जबकि ये ग्राफिन पुट्टिका क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, एस्ट्रोजन का स्रावण करेगी, एस्ट्रोजन का। इसके अलावा यहाँ तक तो क्या होता है, इनके समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिसमें क्या होगा, ये इनका 2n के रूप में मिलेगा, द्विगुणित मिलेगा इनका। यहाँ क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इनका क्या मिलेगा, अगुणित अवस्था में क्या मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं। जबकि प्राथमिक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इससे पहले उसमें कितने होते हैं, द्विगुणित ही गुणसूत्र होते हैं। जबकि द्वितीयक में क्या होगा, इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो कहाँ तक होगा, मेटाफेज अवस्था तक ही होगा। ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं होती है, मेटाफेज, टीलोफेज, है ना। ये हम कोशिका में बात करेंगे। तो इनको आपको इतना ही ध्यान रखना है कि द्वितीयक ओसाइट या अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था तक होता है, मेटाफेज तक होता है, मतलब अगुणित अवस्था में क्या मिलेंगे, गुणसूत्र मिलेंगे, ठीक है। ये क्रिया बाहर क्या कर देगी, अंडोत्सर्ग कर देगी और किसका निर्माण करेगी, बची हुई ओसाइट क्या करेंगी, उगोनिया क्या करती हैं, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं, जो क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। ये डायग्राम के द्वारा अब देखो क्या होता है। अंडाशय की जो बाहरी परत है ना, ये किस से बने होती है, एक तो स्तर होता है स्तन स्तर, जनन उपकला स्तर, ठीक है। बाहरी स्तर तो किसका बना होता है, जनन उपकला स्तर का। और आंतरिक स्तर क्या होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। अगर कोई महिला अंड जनन की शुरुआत कब होती है, जब गर्भ अवस्था में हो ना, अपनी माँ के गर्भ में है ना, मतलब गर्भ अवस्था में है, गर्भ धारण किए हुए 2-3 महीने हो गए। अगर लेडीज है ना, तो उसमें अंड जनन बनने की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और सबसे पहले कौन सी संरचना बनती है, पुट्टक कोशिका बनती है। सर्वप्रथम क्या बनेंगी, अनेक पुट्टक कोशिकाएं बनती हैं या उगोनिया बनती हैं, ठीक है। फिर अगर वो तो कब बन गई, माँ के पेट में ही। उसके बाद क्या होगा, जब महिला यौवन अवस्था में आएगी, मतलब किशोरावस्था में आती है, तो क्या करती है, हर महीने एक पुट्टक कोशिका अपने आकार में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। और अन्य पुट्टक कोशिकाएं क्या करेंगी, उसे चारों तरफ से घेर लेंगी। अगर oocyte के चारों तरफ एक पारदर्शी आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। oocyte चारों कोशिकाओं की तरफ क्या करेंगी, फिर कोशिकाओं में वृद्धि करेंगी और कई स्तर बना लेंगी। ये संरचना क्या कहलाती है, ग्रेनुलोसा कोशिका कहलाती है। फिर ग्रेनुलोसा कोशिका में क्या होगा, द्रव स्रावित होगा, जो उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, गुहा है, उसको भर देगा, जिसे क्या बोलते हैं, एंट्रम कहते हैं। फिर क्या होगा, एक परिपक्व पुट्टक कोशिका हो जाएगी ना, परिपक्व हो गई अंडे बढ़ने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, ग्राफिन पुट्टिका। फिर अंडोत्सर्ग से पहले क्या होगा, अंडोत्सर्ग से पहले होगा प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, एक बार तो क्या होगा, पूर्ण होगा। जबकि द्वितीयक निर्माण होगा ना, तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। वो प्रारंभ भी होता है और कहाँ तक जाता है, मेटाफेज अवस्था तक ही हो जाता है, पूर्ण नहीं होता। उससे पहले क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। अंडोत्सर्ग के पश्चात जो अंड कोशिकाएं बच गई ना, वो क्या करती हैं,
एक पीले रंग की संरचना बनाती है जिसे क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। क्या करेगा, अंडोत्सर्ग पश्चात अंड कोशिका अंडाणु या बाहर आ जाएगा और उसके चारों तरफ की कोशिकाएं ना वो दीवार पर इकट्ठी हो जाती है और जिनका रंग कैसा होता है, पीले रंग का होता है, उनको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है। फिर एक बात याद रखनी है, अगर मादा में पूछे ना अंडोत्सर्ग की अवस्था कौन सी होती है, तो अंतिम अवस्था क्या थी, अंतिम अवस्था ये थी, द्वितीयक ओसाइट बोलो या द्वितीयक अंडकोशिका बोलो। आपको पूछे मादा में अंडोत्सर्ग की अवस्था कौन सी होती है, तो द्वितीयक अंडकोशिका या द्वितीयक ओसाइट होती है। द्वितीयक अंडकोशिका में गुणसूत्र कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। उससे पहले कहीं भी पूछे, प्राथमिक में पूछे तो कैसे होंगे, गुणित होंगे, मतलब 2n के रूप में मिलते हैं, जबकि द्वितीयक अंडकोशिका में गुणसूत्र कैसे मिलते हैं, n के रूप में ही मिलते हैं, अगुणित ही मिलते हैं। कार्पस ल्यूटियम का अगर पीला रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, ल्यूटिन वर्णक के कारण होता है। फिर अंडाशय में क्या थी, दो संरचनाएं थी, एक थी ग्राफेन पुट्टिका। ग्राफेन पुट्टिका से किसका निर्माण होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का। ये हमने हार्मोन वाले चैप्टर में भी बात की थी। जबकि कार्पस ल्यूटियम संरचना है ना, उससे किसका निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, ये बात हो गई हमारे अंडाशय की। अंडाशय के बाद क्या आएगी, अंडवाहिनी आएगी। अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या डिम्बवाहिनी। इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। दोनों अंडाशयों से क्या जुड़ी होती हैं, फेलोपियन ट्यूब जुड़ी होती हैं। ये कोई अंडाशय है और इनसे क्या होगा, दोनों से क्या होगी, फेलोपियन ट्यूब होगी। इनकी संख्या भी कितनी होती है, एक जोड़ी बोलो या दो बोलो। इसकी सामान्यतः लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। अंडवाहिनी के भाग कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो अगर भाग है ना, उसको तो क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। मध्य भाग को क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। और पृष्ठ भाग क्या कहलाता है, इस्थमस। अगर भाग है ना, अगर भाग जैसे ये भाग है अगर, ठीक है, ये अगर भाग है, अगर भाग कैसे संरचना होती है, मुखनुमा संरचना होती है, जो अंडाशय से टच नहीं होता। इसके आगे क्या होती है, ये धागेनुमा संरचना होती है, जिनको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। जो आगे के मुखनुमा संरचना है ना, उसको तो क्या बोलते हैं, ओस्टियम बोलते हैं। क्या है, मुखनुमा संरचना, उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियम कहते हैं। और इसके किनारे पे धागेनुमा संरचना है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। जो अंडाशय को जैसे ही बाहर निकलेगा ना, उसको क्या कर लेंगी, ग्रहण कर लेंगी, अपनी तरफ खींच लेंगी। तो ये संरचना तो कौन सी हो गई, ओस्टियम। और जो ये धागेनुमा संरचना है ना, ये क्या कहलाती हैं, फिम्बरी कहलाती हैं। मादा में निषेचन क्रिया के पश्चात क्या होगा, अंडाशय आएगा फेलोपियन ट्यूब में। और मादा में निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है, पहले बताई थी। लेकिन फेलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में होती है, मध्य भाग में होती है। मध्य भाग को क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। तो आपको पूछ लेगा मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में। अगर ऑप्शन दे रखे इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, तो कौन से भाग में होगा, एम्प्यूला भाग में। ठीक है, मध्य भाग में होती है। इतना बातें हैं ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं गर्भाशय की। बच्चा कहाँ आएगा, गर्भाशय में आएगा। तो गर्भाशय की संख्या कितनी होती है, एक ही होता है ना। गर्भाशय कितनी संख्या कितनी है, एक। गर्भाशय की संख्या कितनी है, एक। और इसका आकार कैसा होता है, उल्टी नाशपति के आकार होता है। बच्चा 9 महीने तक कहाँ ही रहता है, गर्भ में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बच्चेदानी भी कहते हैं। फिर हमारे गर्भाशय में 3 परतें होती हैं। एक परत का नाम है पेरीमीट्रियम, एक है मायोमीट्रियम और एक क्या है, एंडोमीट्रियम। तो कौन सी परत है गर्भाशय की, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम तो क्या है, आंतरिक परत। मायोमीट्रियम क्या है, मध्य परत। और जो बाहरी परत होती है ना, वो क्या होती है, पेरीमीट्रियम। इसमें से बाह्य परत होना, ये तो स्थायी होती है, जबकि ये क्या होती हैं, अस्थायी परत होती हैं। अगर बच्चा गर्भ में नहीं है तो हर महीने ये दोनों परतें टूट जाएंगी और मासिक चक्र द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, फिर ये जो एंडोमीट्रियम परत है ना, इससे क्या जुड़ी होती है, अगर बच्चा पेट में आ गया तो क्या होगा, बच्चे के से एक गर्भाशय से क्या जुड़ेगी, प्लेसेंटा जुड़ेगी। तो गर्भाशय में कौन से भाग से प्लेसेंटा जुड़ती है, तो एंडोमीट्रियम भाग से क्या जुड़ती है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जो बच्चे से द्वारा जुड़ी रहती है। और प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, बच्चे को पोषण पहुंचता है। फिर आपको पूछ ले, मनुष्य में गर्भाशय किस प्रकार का होता है, तो सिंप्लेक्स प्रकार का होता है। मतलब इसके अलग अलग भाग नहीं होते, एक ही गर्भाशय होता है उल्टी नाशपति के। कुछ जानवरों में क्या होगा, ये डाई सिंप्लेक्स भी होता है, 2 भाग भी होते हैं, किसी में 3 भाग भी होते हैं।
लेकिन मनुष्य में कैसा होता है, सिंप्लेक्स प्रकार का होता है। और गर्भाशय के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय का अंतिम भाग क्या कहलाता है, गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा से क्या होगा, शुक्राणु का आवागमन होगा। तो ग्रहण कहाँ होंगे शुक्राणु, तो सर्विक्स भाग में बोलो या गर्भाशय भाग में। अगर सर्विक्स भाग में HPV ह्यूमन पेपुला वायरस का संक्रमण हो गया ना, तो इससे क्या होता है, सर्विक्स का कैंसर बोलते हैं ना, सर्विक्स का कैंसर हो जाता है। किसके कारण, HPV वायरस के कारण। अगर सर्विक्स भाग में HPV का संक्रमण हो गया तो क्या होगा, गर्भाशय का में सर्विक्स भाग का कैंसर हो जाएगा। और भ्रूण 5-6 दिन तक तो कहाँ रहता है, फेलोपियन ट्यूब में, और 6-7वें दिन कहाँ जाएगा, गर्भाशय में प्रवेश करता है। जब गर्भाशय में प्रवेश करेगा ना, तो उसमें कितनी कोशिकाएं होंगी, 32 कोशिकाएं होंगी। 32 कोशिकीय अवस्था में क्या करेगा, गर्भाशय में आ जाएगा। ये जो 32 कोशिकीय अवस्था है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये अवस्था क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिस्ट। आपको पूछेगा, प्रश्न आएगा, भ्रूण फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में कौन सी अवस्था में प्रवेश करता है, तो ब्लास्टोसिस्ट या 32 कोशिकीय अवस्था में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। फिर अंतिम भाग क्या है, योनि, जिसकी सामान्यतः लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर। एक बार प्रश्न पूछा, योनि में संचय किसका होता है, तो ग्लाइकोजन का संचय योनि में होता है। ठीक है। फिर और क्या पाया जाता है, योनि में क्या पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करते हैं, एक तो योनि को अम्लीयता प्रदान करते हैं ना, जो दही में जीवाणु होते हैं ना, वही होते हैं लैक्टोबैसिलस। ये क्या करते हैं, अम्लीय होते हैं। ये योनि का मार्ग को क्या करेंगे, अम्लीयता प्रदान करेंगे, तथा संक्रमण से छोटे मोटे जीव होते हैं ना, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो संक्रमण से बचाने का काम भी कौन करते हैं, लैक्टोबैसिलस करते हैं। इसके अलावा क्या होती है, योनि के दोनों तरफ एक ग्रंथि जोड़ी ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि का नाम क्या है, बार्थोलिन ग्रंथि, जो क्या कर रही है, कार्य करती है, क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित करती है। जो क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित करेगी ना, उसका काम क्या होगा, मैथुन की क्रिया को क्या करता है, सुगम बनाता है। मैथुन की क्रिया को सुगम बनाने का काम कौन करती है, बार्थोलिन ग्रंथि। लेकिन नर में मैथुन की क्रिया को सुगम बनाने का काम कौन कर रही थी, काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि कर रही थी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बार्थोलिन ग्रंथि मनुष्य में कौन सी ग्रंथि के समान है, तो काउपर या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि की क्या है, समान होती है या समान कार्य करती है। बहुत बार प्रश्न आया है कि मादा की बार्थोलिन ग्रंथि नर में कौन सी ग्रंथि के समान होती है, तो काउपर या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि के समान होती है। योनि के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, आयमन बोलते हैं। ठीक है, झिल्ली का नाम क्या है, आयमन। ठीक है। इसके अलावा एक संरचना होती है भग। भग किसको बोलते हैं, भग जो योनि का बाहर से दिखाई दे रहा था ना, बाह्य पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, भग बोलते हैं। होता क्या है, इसमें 2 परत पाई जाती हैं। एक परत का नाम क्या है, जो बाहरी परत है ना, उसको तो बोलते हैं लेबिया मेजोरा। जो अंदर की सतह है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। ठीक है। इसके अलावा ये हमारी क्या हो गई, योनि हो गई। और इसके तरफ जो दोनों ग्रंथियाँ हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि। फिर बताया था मादा में मूत्र मार्ग और योनि अलग होती है। तो ये ऊपर जो संरचना दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, मूत्र मार्ग। इसके अलावा एक ऊपर जो संरचना दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। एक तो ये पूछता है कि बार्थोलिन ग्रंथि नर में किसके समान होती है, काउपर के समान। फिर आपको पूछेगा कि नर में वर्षण कोष के समान मादा में संरचना कौन सी होती है, तो लेबिया मेजोरा। ठीक है। तो लेबिया मेजोरा नर में किसके समान होती है, वर्षण कोष के समान होती है। फिर आपको पूछ लेगा कि मादा में कौन सी संरचना नर के शिशन के समान होती है। नर में शिशन के समान कौन सी संरचना होती है, तो क्लाइटोरिस क्या होती है, शिशन के समान होती है। शिशन के समान कैसे होती है, उत्तेजना यहीं से प्रारंभ होती है। अगर नर में शिशन को स्पर्श करेंगे तो क्या होगी, कामेच्छाएं जागेंगी। वैसी संरचना कौन सी है मादा में, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस के समान तो संरचना कौन सी हो गई, शिशन। और लेबिया मेजोरा के समान संरचना कौन सी हो गई, वर्षण कोष। और बार्थोलिन ग्रंथि के समान कौन सी ग्रंथि हो गई, काउपर ग्रंथि। इन तीनों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इसके बाद हम ये क्या हुआ, हमारा मादा जननतंत्र पूरा हुआ। फिर हमने एक बात की मासिक चक्कर की है ना, तो मासिक चक्कर को और देखो। सामान्यतः कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ
किसी में ±5 हो सकता है। तो 28 के हिसाब से क्या होगा, अगर किसी मादा में 28 दिन का मासिक चक्कर है तो 1 से 5 दिन तो क्या कहलाते हैं, इसमें तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है, इसलिए ये अवस्था क्या कहलाती है, ब्लीडिंग फेज। और जो 14 दिन होते हैं ना आधे, 14वें दिन से लेकर +72 घंटा या -72 घंटा, इसमें क्या होगा 13 से 16 दिन ले सकते हैं सामान्यतः। इसमें क्या होगा, अंडोत्सर्ग का होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। अंडोत्सर्ग होगा कौन से दिन, 14वें दिन या ±1-2 दिन हो सकता है। अगर अंडोत्सर्ग से पहले की अवस्था कौन सी हो गई, 5 से 13 दिन, ये अवस्था क्या कहलाती है, प्रू ओविलेटरी फेज। और जो अंडोत्सर्ग के बाद जो क्रिया होगी वो क्या कहलाती है, पोस्ट ओविलेटरी फेज। अगर इस समय इसको क्या मिल गया, शुक्राणु मिल गया, तो क्या हो जाएगा, महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। और शुक्राणु नहीं मिला तो ये सारी कोशिकाएं 28वें दिन पूरे होने के बाद दोबारा मासिक धर्म शुरू होगा, उसमें क्या करेंगी, बाहर निकल जाएंगी। अगर अंडाणु भी मासिक चक्र के साथ है बाहर निकल जाता है। अंडाणु सामान्यतः कितने घंटे तक जीवित रहता है, 72 घंटे तक। उस समय अगर उसको शुक्राणु मिल गया तो निषेचन होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा फिर यही चक्र दोहराता रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक नाम आता है रजोदर्शन। रजोदर्शन क्या होता है, कोई महिला है उसमें पहली बार अगर मासिक चक्र प्रारंभ हो रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। बहुत बार पूछा है रजोदर्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मिनार्की। ये क्या है कि किसी महिला में प्रथम बार मासिक चक्र का आना क्या कहलाता है, रजोदर्शन या मिनार्की। फिर एक नाम आता है रजोनिवृत्ति या मिनोपोज। ये क्या होता है, कोई महिला की उम्र हो गई 55-60 के लगभग, तो उसमें क्या होगा, मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। ये अवस्था क्या कहलाती है, रजोनिवृत्ति। इसके अलावा और क्या होगा, एक बात याद रखना कि अगर कोई बच्चा, महिला यहाँ प्रेग्नेंट हो गई, फिर क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा, परिवर्तन होगा। तो गर्भाशय की पोषण सतह से अगर जुड़ता है ना बच्चा, संलग्न का मतलब हो गया जुड़ना, संलग्न होता है ना, उस क्रिया को क्या कहते हैं, रोपण कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने मादा जननेंद्र की बात की। इसके बाद हम देखेंगे निषेचन कैसे होगा, बच्चा परिपक्व कैसे होगा, और इसके स्वास्थ्य के क्या ध्यान रखने हैं, गर्भ को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इनकी बातें हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।